हेलो गाइड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन। अगर आप लोग सीटेट फर्स्ट पेपर का ईवीएस पार्ट उठाकर देखेंगे तो आप लोगों को क्लास 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी से भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुकों से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करेंगे, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं वो सब हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जो सीटेट 2023 में बैठने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट उनको टाइम पर मिलती रहे। हमारे सभी क्लास के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पर्यावरण अध्ययन। यहाँ पर देखिए, क्लास 3 की पर्यावरण अध्ययन पढ़ने से पहले यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की थीमें जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करें पर्यावरण अध्ययन की थीमों की, तो पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमें होती हैं। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। अगर आप लोग सीटेट का सिलेबस देखेंगे ईवीएस पार्ट का, तो आपको वहां पर ये 6 थीमें ही मिलती हैं। सीटेट के सिलेबस में यही 6 थीमें रखी गई हैं, जिनको आपको पढ़ना होता है। यहाँ पर इनको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि कौन कौन सी पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमें होती हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि पर्यावरण अध्ययन की कुछ उप थीमें भी होती हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर दिखाया हुआ है पर्यावरण अध्ययन की उप थीमें। अब यहाँ पर देखिए, परिवार एवं मित्र और भोजन के अंतर्गत कुछ चीजें होती हैं जिसको पर्यावरण अध्ययन की उप थीमों में रखा गया है। जैसे परिवार एवं मित्र के अंतर्गत हो गया आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे, ये सभी आ जाते हैं परिवार एवं मित्र के अंतर्गत। और भोजन के अंतर्गत आपका आ जाता है चखना, पचाना, पकाना, संरक्षण तकनीकी, किसान और भूख। तो यहाँ पर देखिए, इनको हिंदी में भी याद रखिएगा और इंग्लिश में भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है। यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पर्यावरण अध्ययन की थीमें भी और उप थीमें भी। इनसे आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलता है। अब आगे हम देखेंगे इनसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा 6 थीमों में से एक नहीं है। आवास, आवास तो आपका थीमों में था। हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये भी था। काम और खेल, भोजन। तो यहाँ पर देखिए, भोजन भी आपका 6 थीमों में शामिल था। काम और खेल जो था ये परिवार और मित्र के अंतर्गत आता है, मतलब ये उप थीम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। उप प्रकरण मतलब उप थीम है। भोजन, भोजन तो आपका थीम था। जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं भी थीम था आपका। परिवार और मित्र तो पहले ही थीम था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जानवर, एनिमल आपके क्या थे, उप थीमों के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हमारी स्टार्ट होती है एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3, जिसका नाम क्या है, आसपास। तो यहाँ पर देखिए, हम सारे पॉइंट देखेंगे, जितने भी पॉइंट एनसीईआरटी कक्षा 3 की बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है पहेली। यहाँ पर एक पहेली दी हुई है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। उपयुक्त पहेली का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ से है। तो एग्जाम में कैसे पूछ लेगा, पहेली दे देगा और पूछ लेगा ये इस कहाँ से ली गई है। तो आपको याद रखना है, ये कहानी पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ से है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जिंगसा खेल। जिंगसा एक प्रकार का खेल होता है। जैसे मान लीजिए बच्चे को आप एक हाथी का चित्र बनाते हैं, उसको कई भागों में टुकड़ों टुकड़ों में कर देते हैं, उसके बाद बच्चे को दे देते हैं कि इसको जोड़ो, वही होता है जिंगसा खेल। इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। बच्चा बहुत दिमाग लगाने बाद उसको एक एक करके जोड़ता है, तो उसमें उसका दिमाग का भी विकास होता है। यहाँ पर देखिए, चित्र के माध्यम से भी हमने दिखाया है। ये देखिए 1-2 नंबर इसमें पड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है, विष्णु चिंचालकर कहाँ से संबंधित है, तो इंदौर मध्य प्रदेश से संबंधित है।
ये क्या करते थे, सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चूहा। चूहे की कुछ विशेषता दी गई है यहाँ पर। चूहे में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से इनको आप लोगों को तैयार करना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछ लेगा, गांधी जी की कौन सी वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी? तो 150वीं वर्षगांठ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हांगकांग का मुख्य भोजन लिंगुफेन है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। लिंगुफेन पूछ लेगा, लिंगुफेन क्या है? तो यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन हैं। लिंगुफेन कहाँ का मुख्य भोजन है? तो हांगकांग का। और ये कहाँ से बनाया जाता है? सांप के मांस से बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा में लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। कहाँ पसंद करते हैं समुद्री मछली खाना? लोग गोवा में लोग पसंद करते हैं। कैसे तेल में? नारियल के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केरल। केरल का मुख्य भोजन टैपिकोवा है। यहाँ के लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा अच्छा लगता है। टैपिकोवा जो होता है वो जमीन के अंदर उगाया जाता है। टैपिकोवा कहाँ का मुख्य भोजन है? केरल का मुख्य भोजन है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। कुछ देखिए जानवरों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। गिद्ध। गिद्ध क्या होते हैं? ये मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देते हैं। जो भी इधर उधर जानवर मर गए तो उनको कौन खाता है? गिद्ध खाता है। और ये ऊंचे आसमान में उड़ता है। ये देखिए यहाँ पर गिद्ध हमने दिखाया भी हुआ है, चित्र के माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया एक चिड़िया का नाम है, दर्जन चिड़िया। ये क्या होती हैं? दर्जन चिड़िया की चोंच सुई जैसी नुकीली होती है। यह अपनी चोंच से पत्तों को सिलकर घर बनाकर उसी में अंडे रखती है। दर्जन मतलब दर्जी, सिलने वाला, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। दर्जन चिड़िया क्या करती है? यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, पत्तों अपनी चोंच की नोक से पत्तों को सिल लेती है और उसी में अपने अंडे रखती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, कठफोड़वा पक्षी। यहाँ पर देखिए ये होता है कठफोड़वा पक्षी। क्या करता है ये पेड़ की डाल पर छेद बनाकर उसमें छिपे हुए कीड़ों को खाता है और टुक टुक की आवाज निकालता है। यहाँ पर देखिए कठफोड़वा, कट को फोड़ने वाला, मतलब क्या करता है? पेड़ों की डालों में छेद बनाकर उसमें जो कीड़े मकोड़े छिपे रहते हैं उन्हीं को ये खाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, कोयल। कोयल के बारे में देखिए कुछ दिया हुआ है। कोयल कुहू कुहू आवाज लगाकर मधुर मधुर गीत सुनाती है आप लोगों को और सबके मन को भाती है। ये देखिए ये कोयल है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, तोता। ये तो आप लोगों को बहुत पसंद होते हैं। तोता के पंख हरे होते हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। इनकी चोंच लाल होती है, ये भी जानते होंगे। और इनको हरी मिर्च खाना बहुत पसंद होता है। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मैना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन पीछे करता है। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर देखिए जब बात आए मैना की तो ये झटके से अपनी गर्दन पीछे करता है। और जब बात आए कि कौन सा पक्षी 360 अंश मतलब अपनी गर्दन पूरी इधर उधर गोल गोल घुमा लेता है तो वो हो जाता है उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन 360 अंश तक आगे पीछे घुमा लेता है। यहाँ पर देखिए दोनों को हमने दिखाया है। ये हो गई आपकी मैना और ये हो गया आपका उल्लू। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, पक्षियों की विशेषताएं। यहाँ पर देखिए पक्षियों की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिजाइन के होते हैं। बहुत से पक्षी आप लोगों ने देखा होगा, सबके पंख अलग अलग होते हैं, रंग अलग होता है, डिजाइनें अलग होती हैं। इनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षियों के पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पक्षियां ठंडी में स्वेटर वेटर तो पहनते नहीं हैं, ठंडी से उनको कौन बचाता है? उनके पंख ही बचाते हैं जो उनके शरीर को गर्म रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। अब एक ही पंख तो लाइफ टाइम नहीं बने रहेंगे, समय समय पर वो झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, रोटी बनाने के लिए निम्न काम करने पड़ते हैं। कौन कौन से काम करने पड़ते हैं? आप लोग घर में बहुत से लोग रोटी बनाते होंगे तो उनको पता ही होगा कि आटे को पहले बर्तन में निकालिए, फिर उसे गूंथिए, फिर आटे के छोटे छोटे गोले बनाइए, फिर गोले को बेलना लेकर बेलिए और उसके बाद सेंकिए।
तो यहाँ पर देखिए ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मतलब क्रम पूछ सकता है कि पहले क्या करना पड़ता है। तो आपको याद रखना है, पहले बर्तन में निकालना, उसके बाद गूंथना, फिर गोले बनाना, बेलना, फिर सेंकना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। खाने की चीजें कई तरह से पकाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी को सेंक कर पकाया जाता है, जैसे रोटी को सेंक कर, किसी को भून कर पकाया जाता है, किसी को भाप में पकाते हैं, जैसे आपकी इडली हो गई, भाप में पकाते हैं, रोटी को सेंक कर पकाते हैं। ऐसे ही कुछ सब्जियां भून कर बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर खाने को कई तरह से पकाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों के माध्यम से बच्चे में रुचि पैदा की जाती है। अब बच्चे को जब कोई चीज़ें, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चैप्टर आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो अगर कहानी के माध्यम से अगर अलग अलग पात्र बच्चों को, कोई पात्र किसी को दे दिया जाए, कोई पात्र किसी बच्चे को दे दिया जाए, तो कहानी के माध्यम से अगर उनको समझाया जाए तो उनको आसानी से समझ में आता है और उनको उसमें रुचि पैदा होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे, जिससे आपके समझ में अच्छे से आएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेल लिपि। ब्रेल एक लिपि होती है। किनके लिए होती है? जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है, जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल में क्या होते हैं? उभरे हुए बिंदु होते हैं, जिनकी सहायता से जो अंधे बच्चे होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते, वो लोग पढ़ते हैं। इसकी कुछ और विशेषताएं हैं, देखिए। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। जिनको दिखते नहीं, उसमें हाथ धीरे धीरे फेरते हैं और समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कि उस पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 6 बिंदु पर यह आधारित होती है। 6 बिंदु इसमें होते हैं। ये देखिए लुई ब्रेल हैं, जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। आगे हम दिखाते हैं आपको और कुछ इसमें पॉइंट हैं। ये देखिए, ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने 1821 में की थी। याद रखिएगा, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने। कब की थी? 1821 में। और लुई ब्रेल का संबंध कहाँ से है, ये भी याद रखिएगा। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा छोटा है, हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ब्रेल लिपि होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये देखिए यहाँ पर ए है, ये 6 बिंदु हैं, बी में 6 बिंदु हैं, सी में 6 बिंदु हैं। तो ऐसे ही 6 बिंदुओं पर बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। रूढ़िबद्ध धारणाओं में, जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए, ताकि बच्चे उस पर सवाल तो कर सके लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं, जैसे ये लड़का है, ये लड़की है, लड़कियां ये काम नहीं करती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हो गई आपकी। तो जब आप क्लास में इसके विषय में चर्चा कर रहे हो, जेंडर विषमता के विषय में चर्चा कर रहे हो, तो संवेदनशीलता से करनी चाहिए, ताकि बच्चे उस पर सवाल करके पूछ तो सके लेकिन उनकी भावनाओं को किसी भी तरह का ठेस ना पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टापू खेल। स्टापू एक खेल है जिसमें ठिप्पी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। देखिए, घरों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर घर से संबंधित कुछ बिंदु हैं, जैसे आपका हो गया असम का घर। हर जगह के घर अलग अलग तरह होते हैं, वहाँ की जलवायु के अनुकूल होते हैं। तो असम के घर में जैसे हम देखते हैं, तो असम में बहुत बारिश होती है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा वहाँ बारिश होती है, तो उसी हिसाब से घर बने होंगे। तो इसलिए यहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे हमने दिखाया भी है। ये हो गया आपका असम का घर, जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं ये, जिससे जब पानी भी ज्यादा बरसे तो नीचे इनके घरों में ना घुस पाए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए असम के घर की विशेषता हो गई। यहाँ पर आपको सभी चीजें याद रखनी है। 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, बांस के खंभों में बने होते हैं और अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर चलेंगे तो ये देखिए मनाली के घर की विशेषताएं हैं। मनाली के घर कैसे होते हैं देखते हैं। यहाँ क्या होता है, तो मनाली जो आपका होता है एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में ज्यादा बारिश तो होगी नहीं, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ भी बहुत बारिश होती है। तो यहाँ पे भी देखिए बारिश होती है। पहाड़ी इलाका तो है लेकिन यहाँ पे भी बहुत बारिश होती है और यहाँ बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड ज्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है।
यहाँ के मकान आपके पत्थर व लकड़ी के बने होते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाए गए हैं मनाली में भी बहुत बारिश होती है और यहाँ पे बर्फ भी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ के मकान देखिए ऐसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे राजस्थान में तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो राजस्थान के घर कैसे होंगे देखते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। मिट्टी के घरों में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, इसीलिए लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, जिससे जल्दी ये धूप की वजह से गर्म नहीं पड़ती होंगी, तो उनको रहने में थोड़ा आसानी होती होगी। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये राजस्थानी घर हैं, मिट्टी के बने हैं और छतें जो आपकी हैं कटीली झाड़ियों से बनाई हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे बज्जू गांव। बज्जू गांव एक राजस्थान का एक गांव है, बज्जू गांव। बज्जू गांव से संबंधित यहाँ पर 2-4 पॉइंट थे, तो हमने यहाँ पर रख दिया है। जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के बज्जू गांव में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए टांका बनाया जाता है। टांका कहाँ बनाया जाता है पूछा जा सकता है, तो राजस्थान के बज्जू गांव में। बज्जू गांव का संबंध कहाँ से है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये राजस्थान में है। टांका क्या होता है, तो टांका देखिए आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टांके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा दी जाती है, जिससे कूड़ा कचरा टांके में ना जा सके। टांका मुख्यतः होता किस लिए है, जो बारिश का पानी उसको इकट्ठा करने के लिए टांका बनाया जाता है और छत को थोड़ा ढलान रूप में बनाया जाता है और आंगन में गड्ढा होता है। छत को ढलान रूप में बनाएंगे तो जो बारिश का पानी आएगा उस ढलान से जाकर गड्ढे में गिरेगा। तो ये क्या होता है, टांका कहाँ बनाया जाता है, राजस्थान के बज्जू गांव में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। देखिए जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। चाय को कहवा कहाँ बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में। इसमें इलायची बादाम आदि डालकर पिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जम्मू कश्मीर की डल झील में हाउस बोट चलती है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन हैं। डल झील कहाँ पर है आपकी, जम्मू कश्मीर में। हाउस बोट कहाँ चलती है, डल झील में। डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 3 की एनसीईआरटी की बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी हमने यहाँ पर रखे हुए थे और सभी आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम इसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास 4 और क्लास 5 की बुक भी ऐसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद साथ ही साथ उनके प्रैक्टिस सेट भी करते चलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरे आए तो उसकी अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।